हाँ जी नमस्कार, आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार ITI 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं साइंस में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चनों को करूंगा जो आपके PYQ से लिए गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहेगा, काफ़ी सारा क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और दोस्तों, अगर आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए, सर अगर आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर आपको डेली क्लासेस PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक क्लास का PDF और ITI से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहले मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बताना है किस ताप पर पानी का जो आयतन है वो न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होगा। चलिए, सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे इस प्यारे से प्रश्न का जवाब। देखो, आपको बताना है किस तापमान पर, सर किस तापमान पर जो पानी का आयतन जो है, पानी का आयतन न्यूनतम होगा लेकिन घनत्व जो है वो अधिकतम होगा। किस तापमान पर बताना है, किस तापमान पर, है ना, किस ताप पर या किस तापमान पर पानी का जो आयतन है, आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा, लेकिन घनत्व जो है ये क्या होगा, अधिकतम होगा। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। वेल डन बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो आयतन है यानी वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, आयतन वो न्यूनतम होता है। आयतन क्या होता है, वो न्यूनतम होता है, लेकिन घनत्व जो है यानी डेंसिटी जिसको बोलते हैं ये अधिकतम होता है, यानी ये मैक्सिमम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। वेल डन, सभी का जवाब सही है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सेल्सियस पैमाने पर जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो क्या जवाब दोगे? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी छात्र। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्सियस पैमाने पर, है ना सर, सेल्सियस, सर सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर जो है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जल्दी से बता दो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो क्या जवाब दोगे? तो सेल्सियस पैमाने पर पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो क्या आंसर करोगे? बताओ, सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये भी क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, जल्दी से बता दो। हाँ, सेल्सियस पर उबलता है। वेल डन बच्चों, सही बच्चे बता रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न से हमने क्या क्या सीखा। अगर आपसे पूछता है किस ताप पर पानी का आयतन जो है न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होगा, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऐसा केस, ठीक है। और सेल्सियस पैमाने पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और सेल्सियस पैमाने पर पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है। चलिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, PDF आपको मिल जाएगा। क्लासेज ओवर हो जाने के बाद आपको क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको शो हो रहा होगा सर। प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। आपको बताना है किस पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है यानी स्पेसिफिक हीट है वो सबसे अधिक होती है, बर्फ़ की, बालू की, पानी की या लोहा की। जल्दी से आंसर करेंगे। मैं सभी बच्चों के कमेंट देख रहा हूँ। जी हाँ, क्या बात है, क्या बात है बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेल डन बच्चों। यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर C यानी पानी, देन आपका आंसर C है। तो बच्चों, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है यानी जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो याद रखना है 4.8 जूल पर kg पर केल्विन होती है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। चलिए, आप इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम जो संभव ताप है वो सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। न्यूनतम संभव ताप कह लो या परम शून्य ताप कह लो, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे न्यूनतम संभव ताप या फिर परम शून्य ताप, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे
क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना सर। तो देखिए परम शून्य ताप कह लो या न्यूनतम संभव ताप कह लो, तो न्यूनतम संभव ताप का जो सेल्सियस पैमाने पर मान होता है, यानी डिग्री सेल्सियस पैमाने पर जो मान होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और केल्विन पैमाने पर कितना होता है ये भी याद रखना है। चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं जी हाँ, केल्विन पैमाने पर कितना होता है, 0 केल्विन होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, ये -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रहना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए बच्चों। यानी यहाँ से देखो न्यूनतम संभव ताप कह लो या फिर आप परम शून्य ताप कह लो, बात एक ही है। इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो परम शून्य ताप का मान जो है सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होगा, केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन होगा, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है, आपको बताना है ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण जो है मुख्यतः किस विधि से होता है, विकिरण विधि से, संवहन विधि से, चालन विधि से, या उपरोक्त तीनों विधियों से। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, क्या बात है बच्चों, क्या बात है, बिल्कुल फास्ट बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। यानी ठोस वस्तुओं में जो ऊष्मा का संचरण होगा वो किस विधि से होता है, जी हाँ बच्चों, ये चालन विधि से होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कंडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कंडक्शन मेथड भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ होती हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए ऊष्मा संचरण, है ना, ऊष्मा संचरण की कुल कितनी विधियाँ होती हैं, कुल कितनी विधि होती हैं, कुल कितनी विधि होती हैं, बता सकते हो। ऊष्मा संचरण की कुल कितनी विधि होती हैं, तो ये 3 विधि होती हैं, ठीक है बच्चों, 3 विधि होती हैं। चालन विधि होती है एक संवहन विधि होता है, ठीक है, और एक होता है विकिरण विधि, ठीक है। तो ये 3 विधि होती है, याद रखना है, विकिरण विधि, तीसरी विधि जो है वो विकिरण विधि है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सबको सर। तो देखो ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि में होगा, चालन विधि में होगा। अब देखो संवहन विधि की बात कर ले तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो विद्युत केतली होती है, इलेक्ट्रिक केटल, है ना, विद्युत केतली में जो पानी गर्म किया जाता है वो किस विधि के द्वारा होता है। देखो प्रश्न ऐसे पूछेगा सर, लिख लीजिएगा, विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो वो संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो विद्युत केतली में पानी गर्म जो होता है किस विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। देखो विकिरण की बात करें यहाँ पे, विकिरण की, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी पर जो आने वाली किरण है वो किस प्रकार आती है, बताओ। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि द्वारा होता है, बताओ। अगर आपसे पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी पर, है ना, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, बताओ, किस विधि द्वारा होता है। हाँ, तो वो विकिरण विधि द्वारा होता है। यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो ऊष्मा के किस संचरण की विधि के कारण होता है, तो विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा होता है, ठीक है। और संवहन की मैं बात किया तो यहाँ पे आपको याद रखना है, विद्युत केतली जो होता है, इलेक्ट्रिक केटल जिसमें पानी गर्म होता है, तो विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वो किस विधि के कारण होता है, वो संवहन विधि के द्वारा होता है, यानी कन्वेक्शन। और चालन विधि के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया, इसमें क्या होता है, इसमें ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण होता है ना। तो अगर आपसे पूछे कि ठोस वस्तुओं में, है ना, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो ये याद रखना है, चालन विधि द्वारा होता है। चलिए सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से यस बोल दीजिए। अगर आप सभी छात्रों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस बोल दीजिए, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों। क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या नहीं होती है। सभी छात्र आंसर करेंगे। तो जी हाँ, जल की अपेक्षा जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है छात्रों। चलिए अच्छी बात है। देखिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अभी मैंने इस प्रश्न का आंसर बताया था कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि के द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, या उपरोक्त तीनों विधियों से।
अभी जस्ट मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर बताया था, तो कृपया करके आप सभी छात्र इस प्यारे से प्रश्न का जवाब दें। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो वेल डन बच्चों, किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। प्रकाश है, तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या ए और सी दोनों है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या बात है बच्चों, क्या बात है? बच्चे बता रहे हैं कि जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंग है सर? तो जी हाँ, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होती है, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। यानी यहाँ पर ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी दोनों है ना। यहाँ पर ए और सी दोनों करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है ए एवं सी दोनों। जी हाँ, ठीक है। चलिए, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आया हुआ प्रश्न है आपके ITI की परीक्षा में। निर्वात में प्रकाश की चाल, जी हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखना है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर? जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बच्चों, चलिए छात्रों बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो क्या जवाब दोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है सर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न आ चुका है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? निर्वात में, पानी में, कांच में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी छात्र, किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है? किस माध्यम में? वेल डन बच्चों, किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा होगी? तो बच्चे बोल रहे हैं सर निर्वात में। जी हाँ, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, यानी किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो ज़्यादा होगा? तो वो निर्वात में, यानी वैक्यूम में। अच्छी बात है, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए, अभी मैंने बताया था सर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में होते हैं। लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में इसमें कितनी होगी? इसमें कितनी होगी सर? जल्दी से बताएंगे। तो ये बच्चों 3 लाख बोल सकते हो। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, सभी बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो है देखिए काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको बताना है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होगा? जल्दी से यहाँ पे सभी छात्र बताएंगे। लाल होगा, आसमानी होगा, पीला होगा, या बैगनी होगा? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताएंगे सभी छात्र, बताएंगे यहाँ पे। वेल डन बच्चों, बैगनी बच्चे बता रहे हैं, बैगनी बता रहे हैं, सभी का करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किस रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन का रंग सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस रंग के, अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तब क्या जवाब दोगे? तब क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बताओ, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल आ जाएगा, यहाँ पे लाल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में कि बताइए किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? बता सकते हो, यानी वेव लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए किस रंग का तरंग दैर्ध्य, किस रंग का वेव लेंथ सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? पहले ये बताओ किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है सर? तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लेकिन यदि ये पूछे कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, बताओ क्या जवाब दोगे? किस रंग का तरंग दैर्ध्य, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो वो बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, बैगनी हो जाएगा। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। जी हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और ये पार्ट 1 है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो सर आप लोग एक बार जल्दी से जो है कमेंट कीजिएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि यस सर
इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। उसके बाद जो है ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, ठीक है। पार्ट 1 है अभी, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरीके से जो है मैं आपको कम से कम 50+ क्लासेस दे दूंगा साइंस की, साइंस में फिजिक्स की, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी 50+ क्लासेस दे दूंगा और मैथ्स में भी 50+ क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। तो ये 150 क्लास अगर कर लेते हो तो आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़कर टॉप किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो मैं पार्ट 1 से जो है पार्ट 50 तक का एक सीरीज लाऊंगा, ठीक है। मतलब पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, इसी तरीके से जो है, क्योंकि अभी भी आपके पास जो है 2 महीना से ज़्यादा का समय है, 2 महीने से ज़्यादा का समय है सर, और कंटिन्यू क्लासेस दी जाएगी। पर डे जो है आपको क्लासेस मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है, साइंस का और जीके का और मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय सभी को।